जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। देखिए, ये गुण स्वर संधि का पूरा रूल है, पूरा नियम है। इसी नियम को हम फॉलो करते हुए पूरी परिभाषा बताएंगे। परिभाषा के साथ साथ इस नियम के अनुसार हम पूरे उदाहरण को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक, देखिए गुण स्वर संधि क्या होता है, इसकी परिभाषा ये सुनिए कि दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से जब संधि होती है तब कोई तीसरे गुण वाला स्वर उत्पन्न हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। देखिए, अब दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से क्या होता है? एक नए गुण का उत्पन्न होता है, यानी कि एक नए वर्ण का उद्भव होता है। तो वहां पर क्या होता है? गुण स्वर संधि। अब देखिए, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, यानी कि जो हम गुण संधि पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जो गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। देखिए, यहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ, या फिर ए, ओ, और क्या है? अल और अर और अल। देखें, इतने वर्ण हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। इनमें से मुख्य तीन ही हैं, ठीक, जो गुण संधि को पूरा करता है। यही ए, ओ, अर। ठीक, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। ये तो इसके वर्ण हैं, इसलिए हमने इसको बता दिया है। देखिए, गुण संज्ञक जो वर्ण है, इसके बाद इसका गुण संधि का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आद गुणा। ये आद कोई प्रत्याहार नहीं है। इस नियम के अनुसार ये सूत्र बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है आद गुणा। ठीक, यहां पर देख रहे हैं आद के वर्ण कौन कौन से हैं? पूर्व रूप वर्ण और पर रूप वर्ण। देखिए, उसके बाद संधि करते समय वर्ण कौन सा बनता है? ठीक, अब देखो, रूल जो कहता है उसी को एकदम फॉलो करते हुए चलना है। आ या ई, अगर दो अलग अलग वर्ण हैं, पहला पद जो होता है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? छोटा आ या बड़ा आ, किसी एक आ, कोई एक आ होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? छोटी ई या बड़ी ई। ई वाले में हमने यहाँ पर बताया है ए, ओ, अर। इसको एडवांस में हम बताएंगे। तो तीन तो यही मुख्य हैं। देखिए, ये होता क्या है कि जब पहले वाले पद में अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे वाले पद में छोटी या बड़ी हो, तब वो कौन सा रूप ले लेता है? तीसरे गुण में ए। तब वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे वर्ण में वो क्या है? ए है। इसकी मात्रा क्या होती है? ये होती है, ये मूल है, ये मूल वर्ण है और ये मात्रिक वर्ण है। ठीक, अब उसके बाद ऊ वाले पर आते हैं। ऊ वाला क्या है? इसका नियम, अगर आ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर आता है तो दोनों के स्थान पर तीसरा गुण क्या हो जाता है? यानी कि तीसरा वर्ण ओ हो जाता है। ये मूल वर्ण है, ये मात्रिक वर्ण है। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ये जो तीसरा वर्ण है री, री को अगर आ और आ के साथ री मिलता है, इन दोनों वर्णों में अगर संधि होती है, संधि के बाद क्या प्राप्त होता है? अर। अर ये वर्ण है, ठीक, जो कि आ और रा से बनता है, यानी कि री। और जो चौथा है री, क्या है? ये आ और आ से जब मिलता है, इन दोनों में संधि होती है, तब क्या प्राप्त होता है? अल। और ये दोनों अल और अर और अल उरण रपड़ा सूत्र से बना है। ये संस्कृत का सूत्र है जो कि उरण रपड़ा सूत्र से ये निकला है। हमें तीन ही पढ़ने हैं मूल रूप से, और इसके बारे में भी बताएंगे, और जो अपवाद हैं इस संधि में उसको भी बताएंगे। अगर ये छोटा आ या बड़ा आ, उसके बाद प्लस करके छोटी ई या बड़ी ई होता है, तो
वो तीसरे वर्ण में या तीसरे गुण में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ए है, और ये मूल वर्ण है, और इसका मात्रिक वर्ण क्या है, ये है, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से पहचानते हैं। ये वाला चिन्ह बीच में नहीं रहेगा, इसलिए इस मात्रा को अधिकतर लिखा जाता है, इसी मात्रा से पहचान कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, ये जो ऊ वाला रूल है, ये वाला, तो इसको भी इसी के साथ फॉलो करेंगे। देखिए ये ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, जब हम इसको इसके साथ मिलाते हैं तब ए प्राप्त होता है। जब ये दोनों ठीक है, चाहे दोनों में से कोई एक होना चाहिए, उसके बाद फिर इसको हम ऊ के साथ अगर मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ओ। ठीक, ये प्राप्त होता है। उसके बाद ये तो मूल वर्ण, और इसका मात्रिक वर्ण क्या होता है, ये वाला। ठीक है, और देखिए जो तीसरा है, ई के बाद ऊ हो गया, उसके बाद री है। हाँ, जब इस आ को री को अगर हम मिलाते हैं, यानी कि इन दोनों में संधि करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, अर। ठीक, अर प्राप्त होता है। और ये जो तीसरा है रे, अगर हम इसको इसी के साथ आ या आ के साथ मिलाते हैं, जब इन दोनों का हम मिलन करवाते हैं रे, तो क्या प्राप्त होता है, अल। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया रूल कि कौन से वर्ण के साथ मिलने पर कौन सा वर्ण कौन से वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए, ये अलग अलग स्वर वर्ण है ना, यहाँ भी देखिए अलग अलग परिभाषा के अब थ्रू जाएंगे, परिभाषा के हिसाब से फिर से समझा रहे हैं। ये अलग अलग स्वर, हमने कहा था कि दो भिन्न भिन्न स्वरों के या दो अलग अलग स्वरों के मेल से, दो अलग अलग स्वर हैं, जब संधि होती है तो वह किसी तीसरे संधि में, यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या तीसरे गुण वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, ये जो वर्ण है ए, ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, आ और ई से, तब इसको हम ए कहते हैं। उसके बाद फिर से हमने क्या कहा था कि अगर आ और ओ दो वर्ण अलग अलग मिलते हैं, यानी कि अलग अलग स्वर वर्ण मिलते हैं, तब ओ का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये ओ हो गया, इसका जो मात्रिक वर्ण है, इसकी मात्रा क्या होती है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं उसको भी। उसके बाद जो री है, ये आ या आ से जब इस री में संधि होती है, इन दोनों में अलग अलग स्वर वर्ण हैं, इन दोनों में मिलना होता है, आप इन दोनों को मिलने पर तो क्या प्राप्त होता है, अर। ठीक, अर को हम इस तरह से लिखते हैं, अभी जब हम उदाहरण करवाएंगे तो ये अर आपको निकाल कर दिखाएंगे। अब देखिए जो चौथा है, आ और आ, जब इन दोनों से या इसमें से एक से अगर ये री मिलती है, इन दोनों में संधि होने पर अल प्राप्त होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ पर देखिए अपवाद के रूप में हम दो उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम अंत में बताएंगे। अब आते हैं हम कुछ उदाहरण को करके देखते हैं, क्या हम इस नियम के अनुसार उस संधि को कर पाते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर पहली संधि है वो क्या है, रमेश है। ठीक, हम यहाँ पर रमेश लिख रहे हैं, रमेश। अब देखिए हमने क्या कहा था, संधि कहाँ होनी है, संधि होनी है ए पर। यहाँ पर संधि कहाँ हुई है, ए पर हुई है ना, तो तोड़ना कहाँ से है, संधि विच्छेद कहाँ से करना है, अलग कहाँ से करना है, जहाँ पर संधि हुई है वहीं से करना है। तो ए जहाँ है वहीं से संधि होगी, तो इसका संधि विच्छेद होता है रमा धन ईश। देख रहे हैं ना, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी और ईश का अर्थ होता है भगवान। ठीक, यानी कि जो रमा है ये लक्ष्मी, ये ईश भगवान, विष्णु की पत्नी है रमा। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम वही चीज़ बता रहे हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं दो वर्णों में संधि होती है।
तो यहाँ पर पहला पद क्या है? रमा। रमा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई। यही है ना। अब देखिए हम यहाँ पर पूर्व रूप वर्ण और पर रूप वर्ण में हम क्या बताए हैं? देखिए छोटा आ या बड़ा आ या छोटे ए या बड़े ए, इन दोनों में आपस में संधि होती है तब तीसरे गुण वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा गुण वर्ण कौन सा है? ए। देखिए इन दोनों के मिलने पर ए बन गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ए। ये मूल वर्ण है। अब यहाँ पर हमने बता भी दिया है क्या है ये मात्रिक वर्ण क्या है? ए। तो ये मात्रिक वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, संधि करते समय अभी तो यहाँ पर संधि विच्छेद किए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? जो रमा है, रमा, रमा से अगर स्वर निकल गया तो बचा रम। रम का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, हलंत के साथ। उसके बाद फिर से प्लस कर देंगे। उसके बाद ई निकल गया है इस से, तो बचा क्या है? कौन सा वर्ण है? सा। इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अब जो ये वर्ण है, ये तीसरा वर्ण या ये, इसको हम इसमें जब रखते हैं, इस आधे को पूरा कर देते हैं। जब इसमें ये इसमें अगर लग जाता है ये स्वर, तो ये वर्ण पूरा हो जाता है। ठीक, ये क्या है? ये रा और ये ए है ना, तो ये वाला ए नहीं लिखकर, मूल ए को नहीं लिखकर हम उसके मात्रिक वर्ण को लिखते हैं जो कि ए है। इस माँ में अगर इस ए को हम लिख देते हैं और इस सा को वैसे ही उतार लेते हैं, तो हम पहले वाली जो संधि थी, संधि विच्छेद के बाद उस संधि को फिर से हम प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? रमेश हुआ ना। उसके बाद अब देखिए जो है दूसरा लंकेश, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? हमने बताया था क्या कि जहां पर ए लगा है वहीं पर ये इसकी संधि हुई है और वहीं से संधि विच्छेद भी होगा। भाई जहां कुछ जुड़ा होता है वहीं से तो अलग किया जा सकता है ना, कि अलग जगह से अलग करेंगे। आसान तो वहीं से होगा जहां से कुछ जुड़ा है, तो जोड़ से हम अलग करते हैं। तो यहीं पर संधि हुई है, जहां पर का है, का में ए लगा है, यहीं पर संधि हुई है, तो हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? लंका धन ईश। ठीक, लंका का अर्थ हो गया क्या? जो लंका एक देश था जहां रावण का निवास था, और जो ईश है, ईश का अर्थ होता है भगवान। तो लंका का भगवान कौन था? रावण, जिसको लंकेश कहते हैं। अब देखिए फिर से वही सिस्टम, क्या है? पहले पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई। अब देखिए फिर से हम वही ए लिखेंगे। ठीक, ए हो गया। देखिए हमें यही प्राप्त करना होता है जो संधि है, क्योंकि इसके बाद फिर से संधि करेंगे ना, संधि विच्छेद किए हैं यहाँ पर इस संधि का, तो यही संधि हमें फिर से करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इस मात्रिक वर्ण की। देखिए फिर से वही सिस्टम हो गया। लंक, बचा क्या? आ निकल गया, तो ये स्वर निकलने के बाद ये आधा हो जाता है ना, तो ऐसे आधा कर देंगे हलंत लगाकर। फिर से क्या है? इस में से ई निकल कर आ गया, तो बचा क्या? सा। इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। अब फिर से हम संधि करवाएंगे। जब इस ए के स्थान पर संधि करवाते समय हमें यही मात्रिक वर्ण लगाना पड़ता है, तो इस मात्रिक वर्ण को हम यहाँ पर रख देते हैं पहले से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ला हो गया और ये का हो गया। हाँ, उसके बाद ये हो गया सा। फिर से वही हो गया लंकेश। ठीक, लंकेश हो गया ना। ये हो गई हमारी संधि दूसरी। अब देखिए लंकेश हो गया। अब परोपकार यानी कि ओ वाले पर आ गए। किस पर? ओ वाले पर आ गए। ये परोपकार है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन उपकार। पर धन उपकार। ये अब देखिए पर और रा में अंतिम वर्ण क्या है? प्रत्येक व्यंजन वर्णों में एक स्वर छिपा होता है जो कि छोटा आ होता है ना, तो ये क्या है? छोटा आ। धन उपकार में क्या है? प्रथम वर्ण ओ। अब फिर से देखिए इस नियम के अनुसार दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तोड़ा है जैसे फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है,
इन दोनों को जब संधि करेंगे, इन दोनों को मिलान करेंगे तो क्या होगा, प्राप्त क्या होगा, ओ, ये जो मूल वर्ण है ओ और इसका मात्रिक वर्ण क्या होगा, ओ। ठीक है, ये हो गई हमारा संधि विच्छेद। इन दोनों वर्णों में संधि होने पर कोई तीसरे गुण वाला वर्ण मिला ओ, और वो उसका मात्रिक वर्ण ऐसा होता है, या इसको चिन्ह भी कह सकते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर रा से स्वर निकला, स्वर निकलने के बाद वो आधा हो गया, आधा रा, फिर से प्लस, फिर पकार हो गया, ऊ निकल गया उपकार से। ठीक, अब फिर से वही संधि करेंगे, संधि यहाँ पर होगी, संधि कहाँ होगी, यहाँ पर हम ए को लाकर रख देते हैं, ओ को। ठीक, अब इस पा को हम उतार लेते हैं और इस रा को उतार लेते हैं, फिर पकार को उतार लेते हैं। हमारी संधि क्या हो गई, परोपकार संधि हो गई ना। ऐसे ही जो नियम है, पूरे नियम के अनुसार हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद के बाद फिर से संधि करके बता दिए हैं, ये हमारी संधि हो गई दूसरे नियम की। ये सूर्य ऊर्जा है। अब आप लोग हमसे पहले कर सकते हैं, हमें लग रहा है। यहाँ पर आप लोग नियम लिखे हैं कि नहीं, ऐसे नियम लिख लीजिए कॉपी में अपने रफ में, और इस नियम के अनुसार संधि हल कीजिए। देखिए, सूर्य ऊर्जा है, इसका संधि विच्छेद कहाँ होगा, संधि जहाँ हुई है ओ कहाँ है, या पर ना, तो यहीं पर तो संधि होगी, यहीं पर होगी ना। इस ओ को अलग निकालना है कैसे भी करके। ठीक, और देखिए ये जब सूर्य है, सूर्य ऊर्जा है, तो ये होगा सूर्य धन ऊर्जा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, या, तो देखिए अंतिम वर्ण में से क्या निकालें, आ, और ऊर्जा में से प्रथम वर्ण क्या है दूसरे पद का, उ। फिर से अब वही नियम देखिए, आ और उ वाला। तो हमें जब इन दोनों में संधि करवाने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, ओ ना, तो यही ओ हम यहाँ पर फिर से प्राप्त कर लिए हैं और इसका मात्रिक वर्ण लिख दिए हैं, ओ। फिर से वही नियम बार बार। यहाँ पर देखिए सूर हो गया, ठीक, उसके बाद प्लस धन ऊर्जा, यही वर्ण हो गए। यहाँ पर देखिए सूर्य लिखे हैं ना, तो यहाँ पर भी सूर्य है, लेकिन यहाँ पर या पूरा था, इसलिए इसमें से स्वर निकला आ के बाद ये आधा या हो गया, रा तो पहले से ही आधा है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो, यहाँ पर संधि करवाते हैं, ये हो गया सूर्य, जब ये ओ है, ये या में अगर लगेगा, देखिए फिर से अलग तरीके से देखिए पहले, नहीं तो वैसे डायरेक्ट गड़बड़ हो सकता है, ना समझ में आए। यहाँ पर देखिए सूर्य लिखा है, या ओ यहाँ पर हम लगा रहे हैं, और ये ऊर्जा ऐसे लिख रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो रा होता है, ये आधा ना लिखकर वो जो उसके बगल वाला होता है, उसके बाद वाला, उसके कंधे पर बैठ जाता है। ये जो या है, ये अब इसकी सहायता करता है। ये आधा है ना, इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने कंधे पर बैठा लेता है। देखिए ये अपने कंधे पर बैठा लेगा ऐसे, सूर्य ऊर्जा बैठा लिया ना, तो ये हो गया शुद्ध। ये भी है, लेकिन इसको नीचे नहीं लिख सकते। इतना क्लियर हुआ ना। अब आगे देखते हैं, यहां पर लेते हैं हम राजर्षि को। राजर्षि को हमने यहां पर लिया, और साथ में देवर्षि को भी ले लेते हैं। देवर्षि, इसका संधि विच्छेद होगा कहाँ, अर प्राप्त करना है। देखिए अर प्राप्त करना है, आ और रे से अर बनता है, तो यहाँ पर आ हमें मिलेगा कहाँ, आ मिलेगा कहाँ, आ हमें जा में मिलेगा, और ये जो री है, री कहाँ मिलेगा, इस सा में री है। अब देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राजा धन ऋषि, राजर्षि, राजा और ऋषि।
ये रा इस री में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब ये जो नियम क्या कहता है, ठीक, आ और री बराबर अर होता है कि नहीं, होता है ना। यहाँ पर भी देखिए आ और री बराबर अर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बचा राज और सी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर संधि होगी, अर को कहाँ पर रखेंगे, ये हो गया राज। ठीक, ये आ चला आया इस जा में और ये रा इस सा में चला आया। ठीक, इस छोटी ई के साथ लग गया, हो गया राजर्षि। अब यहाँ पर देवर्षि को इसी तरह करेंगे। कहाँ पर संधि होगी, आ और अर, रा कहाँ मिलेगा, आ वा में मिलेगा, रा सा में मिलेगा, यानी कि जो छोटी सा में लगी है। अब इसका क्या होगा संधि विच्छेद, देव धन ऋषि। ठीक, देवताओं के दरबार में भी ऋषि होते थे। तो यहाँ पर वा में स्वर क्या छिपा है, आ, और ऋषि में पहला वर्ण क्या है, रे। जब तीसरा नियम क्या कहता है कि पहले पद में आ या आ आए, दूसरे पद में री आना चाहिए पहला वर्ण। ठीक, जब ये दोनों आते हैं, इन दोनों में संधि करवाते हैं, संधि करने के बाद किसी तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे गुण वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर परिवर्तित वर्ण क्या था, परिवर्तित शब्द क्या था, अर। यहाँ पर हो गया अर। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या बचा, वा से स्वर निकला तो बचा देव, वा आधा धन सी। ठीक है, अब यहाँ पर संधि होगी, ये जो आ है वा में आ जाएगा, ये हो जाएगा देव, और ये जो सी है, सी में क्या आ जाएगा, ये रा, तो हो जाएगा देवर्षि। क्या हो गया, देवर्षि। ये हो गई हमारी संधि तीसरे नियम की। अब जो अंतिम नियम है अल, ये आ और आ या ले, इन दोनों वर्णों में जब संधि होती है तो प्राप्त क्या होता है, अल। अब ये जो तवलकार है ये इसी का है, तो यहाँ पर होगा तब थन, ये ला है ना, यही लिखेंगे ऋकार, री, ये री हो गया ना। अब ये कार सीधे से लिख दो, तब धन ऋकार। इतना हो गया संधि विच्छेद। अब देखो फिर से पूरा नियम के अनुसार हम फिर से संधि कर रहे हैं, और प्राप्त क्या करना है, अल को। ये दोनों तो हम अब निकालने वाले हैं। देखो इनमें से और इनमें से कोई भी तो रहेगा। पहले वाले पद का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ। दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण क्या है, री। क्या है, री, यही है ना। देखो यहाँ भी री, यहाँ भी री। अगर जब ये दोनों वर्ण मिल जाते हैं, छोटा आ या बड़ा आ में से अगर री मिल जाती है, तो प्राप्त क्या होता है, अल। वही अल यहाँ पर लिख देंगे। आप भी इसको पढ़िए, ये क्या मिला हमें, अल। अब देखो बच्चा क्या, यहाँ वा से अगर स्वर निकल गया तो बच्चा तब आधा वा धन कार, बचा कार ना। अब यही हम फिर से संधि करेंगे। क्या करेंगे, संधि। अगर तब में वा में अगर ये आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा आ, हलंत हट गया ना यहाँ पर। अब ये कार है, कार में जब ये ला मिलेगा तो यही री तो होगी पूर्व रूप में, ये आधा ला है ना, तो यही आधा ला लिख देंगे और इस कार को हम पूरा इसे उतार लेंगे। ठीक, ये हमने उतार लिया, क्या हो गया हमारा, तबलकार। ये जो है संधि का अंतिम नियम था। अब देखिए यहाँ पर अपवाद भी हमने बताया था कि अपवाद भी रहेगा। यहाँ पर देखो अपवाद के रूप में हमने मात्र दो ही शब्द लिए हैं संधि के। देखिए पहला है प्रौढ़, दूसरा है प्रौढ़। पहला क्या है, प्रौढ़, और क्या है दूसरा, प्रौढ़। ठीक, ये अपवाद इसलिए है कि ये अलग है ना,
पूरे नियम से अलग है? नियम में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद होगा उस नियम के अनुसार ये आ जाएगा। ये क्या है? प्रा, यहीं से टूटेगा धन ऊढ़। ठीक, देखिए ये तो प्रा उपसर्ग है, ये ऊढ़ मूल शब्द है। इस मूल शब्द में प्रा उपसर्ग जुड़ गया तो क्या प्राप्त हुआ? यही प्रौढ़। अब देखिए प्रा में अंतिम वर्ण क्या है? रा। और रा में कौन सा स्वर छिपा है? आ। देखो जब हम इस प्रा का वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा पा धन रा, और इतना है ना, तो अंतिम वर्ण क्या मिला? रा। और ये रा पूर्ण है कि नहीं? जब ये पूर्ण है तो ये भी तो दो वर्णों में है। जब पूर्ण होता है तो इसमें स्वर छिपा होता है, तो ये जब रा आधा होगा और अंतिम वर्ण क्या प्राप्त होगा? स्वर में आ ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्वर क्या प्राप्त हुआ? आ। अंतिम वर्ण पहले पद का आ। अब जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वो क्या है? ऊ। ठीक, अब ये दोनों मिलते हैं तो प्राप्त क्या होता है? ये दोनों मिलते हैं तो प्राप्त क्या होता है? ओ ना, ओ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर औ लगा है, इसलिए ये हो गया ओ। और ये जो लिखा है यही चीज हमें यहाँ भी लिखनी होगी, नहीं तो संधि करते समय गलत हो सकता है। ये इसका मात्रिक वर्ण है। अब यहाँ पर हम जो संधि करने वाले हैं, बचा यहाँ पर क्या? प्र, यही बचा ना, और ढ़। ठीक, इतना बचा। अब यहाँ पर संधि होगी। ठीक, जब ये प्र है, अगर ये अ है, हाँ, जब प्र है, इस रा को इसमें हम मिला देंगे। जो स्वर निकला है, जब ये पूरा पूरा होगा, ये अ लगेगा ना, तो ये जो रा है यहाँ पर लग जाएगा, ये अ यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, और ये जो ढ़ा है इसको यहाँ पर वैसे सेफ उतार लेंगे। ये हो गया प्रौढ़ अपवाद की संधि। इसकी संधि विच्छेद कैसे होगी? यहाँ पर भी वही प्र धन ऊह। ठीक, प्रा धन ऊ हो गए इसके संधि विच्छेद। अब यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ण था वही यहाँ भी होगा। अंतिम वर्ण क्या है? आ, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ। और ये प्राप्त क्या होगा? औ, यानी कि ओ। और जब ये यहाँ पर औ लगा है तो यहाँ पर हम क्यों ओ लिखे? यहाँ भी वही लगेगा। ठीक, ये मात्रिक वर्ण। अब यहाँ पर बचा क्या? आधा पा और आधा रा। ठीक, ये दूसरे पद का जब प्रथम वर्ण निकल गया स्वर तो बचा क्या? हा। हा। उसके बाद अब यहाँ पर होगी संधि। तो जब प्रा है आधा आधा, जब इस रा प्रा को इस रा में अगर अ लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रा, अ लगा, ये हो गया अ। प्रो, रा में ही अ लगा है ना, रा में ही तो अ लगा है। स्वर किसमें लगा है? रा में। अब देखो यहाँ पर बचा क्या? हा। वही हा हमने यहाँ पर उतार लिया, हो गया संधि प्रौह। ये अपवाद की दो संधियां थी। अब देखो इतना तो क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों को हम देने वाले हैं होमवर्क। ठीक, अब देखिए आप लोगों को हम यहाँ पर गुण स्वर संधि को पहचानने के लिए ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि एकदम आसान है, जिससे आप लोग काफ़ी आसान तरीके से पहचान सकते हैं। प्रायः लगभग अधिकतर संधियाँ जो होती हैं उसी सूत्र से, यानी कि जो ट्रिक है उसी ट्रिक से आप लोग पहचान सकते हैं, देखते ही पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ए ओ अर, ए ओ और तीसरा क्या है? अर। ठीक, यही तीनों अगर आप लोगों को कहीं भी बीच में मिल जाए, राजेंद्र, राकेश, नेश, टिनेत, गणेश, गुड़ाकेश, ये ए वाले हैं, तो ऐसे ही देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, आदि संधि कौन सी है।
तो ये जो नियम कहता है ए ओ अर, तो ए है राजेंद्र में, राकेश में, ऐसे है ना, तो बीच में ए मिला तो हम क्या कहाँ पहचान गए, क्या पहचाने कि यहाँ पर गुण संधि है। नेक्स्ट यहाँ भी गुण संधि है, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यही प्राप्त होगा, ई ए या ओ, ठीक, यही नियम मिलेगा। उसके बाद यमुनोर्मी, रक्षोपाल, जलोष्मा, ये क्या है, ये ओ वाले हैं, ठीक। उसके बाद क्या है अर, सप्तर्षि, शीतर्तु, वर्षतु, ये क्या है अर वाले। ये वाला अधिकतर नहीं पूछा था, बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए अल तो बहुत ही कम मिलेगा। अब आप लोग याद भी रखिएगा, फिर भी कम मिले या अधिक मिले तो यहाँ पर अल भी लिख लीजिए, जहाँ पर ये चारों मिले वहाँ पर क्या होगा, गुण स्वर संधि, ठीक। अपवाद से कोई मतलब ही नहीं है, हमने वैसे ही बता दिया आप लोगों को, ताकि कोई भी अगर फंसाने के लिए आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप लोग बता देंगे ये अपवाद के रूप में है या गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे, ट्रिक से पहचान भी सकते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।